मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी सहारनपुर, जहाँ पर मैंने प्रशिक्षण ग्रहण किया 1 वर्ष के लिए, और उसको प्रोबेशन कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में जब आप प्रोबेशन पे होते हैं या आप एसडीएम होते हैं तो आपके लिए जॉइंट मैजिस्ट्रेट का पद यूज़ होता है। तो मैंने जॉइंट मैजिस्ट्रेसी पहले अंडर ट्रेनिंग किया सहारनपुर, फिर उसके बाद फ़ेज़ 2 का प्रशिक्षण ग्रहण किया फ़ेज़ 2 लबासना में, मसूरी में। और फिर उसके बाद उस दौरान मैंने अपने पर्सनल कुछ डिसीजंस भी सेटल किए। मैंने प्रोबेशन में ही मैरिज भी की। उसके दौरान फ़ेज़ 2 के बाद आती है इंडिपेंडेंट एसडीएमशिप। सो मेरी इंडिपेंडेंट एसडीएमशिप 20 महीने के लिए थी आगरा में, 2 तहसीलों में, फ़तेहाबाद और सदर। और प्रोबेशन तो एन्जॉयबल एक्सपीरियंस था, जिसमें आप लर्न करते हैं, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एसडीएमशिप बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि सबसे पहली जो मेरी एसडीएमशिप थी वो एक फ़तेहाबाद नामक तहसील में थी, जो कि आगरा मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर थी। बहुत ही डस्टी तहसील थी। उस टाइम पर हमारा यमुना एक्सप्रेसवे नहीं होता था, तो बहुत एक सिंगल रोड होती थी और सुबह एक जीप मिलती थी एसडीएम को उस समय पर, जो कि दोनों तरफ से ओपन होती थी। तो वो 0 डिग्री टेम्परेचर में सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचना तहसील में, और दोनों तरफ से बहुत ठंड होती थी, बहुत मुश्किल क्लाइमेट होता था। वो चंबल वाला एरिया था, बहुत सारे स्कूल टीचर्स नहीं आते थे, डॉक्टर्स नहीं आते थे। तो डीएम सर ने ये भी कहा हुआ था कि जाते हुए स्कूल चेक करके जाना, पीएचसी सीएचसी चेक करके जाना। तो कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंटल कार्यों को भी मैं मॉनिटर करती थी अपनी एसडीएमशिप के दौरान। और वो तो फिज़िकल चैलेंजेस थे। एसडीएमशिप में अकेले रहना विदाउट फैमिली बिगिनिंग में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कैसे लाइफ को मैनेज करें। बट जो सबसे बड़ा चैलेंज था एसडीएमशिप का, दैट वाज लॉ एंड ऑर्डर। कि आगरा एक बहुत ही फैला हुआ डिस्ट्रिक्ट था, चाहे मैं फ़तेहाबाद में थी या सदर में थी, और 7-8 हाईवे उसके अलग अलग जगहों के लिए रन कर रहे थे। और अक्सर जब हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो लोग डेड बॉडी को हाईवे के बीच में रखकर रोड जैम कर देते थे। तो होता ये था कि हम सुबह बहुत बार पहली न्यूज़ ही ये मिलती थी कि हाईवे जैम हो गया, ये रेलवे लाइन ब्लॉक कर दी है, और वो नेशनल हाईवे है, इंडिया मतलब इंपॉर्टेंट ट्रेन्स आगरा के थ्रू गुजरती हैं। तो सबसे पहला चैलेंज ये होता था कि जाके रेलवे लाइन खुलवानी है और हाईवे खुलवाना है। तो उसमें जो एक्सीडेंट से, क्राइम से जो एक्सपोजर हुआ उस दौरान, उससे कहीं ना कहीं एक तो सर्विसेज के लिए आगे के लिए एक बेस तैयार हुआ कि कैसा सोसाइटी में डील करना होगा। एंड लॉ एंड ऑर्डर वाज वेरी चैलेंजिंग एट टाइम्स। जब आप लॉ एंड ऑर्डर फेस कर रहे होते हैं तब सामने वाली जो पार्टी होती है, जो एजिटेटेड क्राउड होता है, वो कभी ये नहीं देखता है कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। तो बहुत बार बहुत नैरो एस्केप्स भी रहे, और आगरा पूरा का पूरा ऐसे ही बीता। उसके बाद 2009 में मेरी आगरा में तैनाती हुई, 2011 में नोएडा में तैनाती हुई। नोएडा में मेरी एज सीडीओ तैनाती हुई। बहुत सारे लोग सोचते थे कि नोएडा में तो क्या डेवलपमेंटल कार्य हम लोग कर पाएंगे। नोएडा में भी उस टाइम पर जेवर और दादरी दोनों जो ब्लॉक्स थे हमारे, जो दोनों तहसीलें थी, बहुत ही रूरल थी। बहुत सारा ओपन डिफिकेशन का चैलेंज था। ये मैं 2011 वर्ष की बात कर रही हूँ। उस पर हमने काम किया जेवर में और दादरी में, बहुत सारे कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर टॉयलेट्स बनवाए। बट जो सबसे बड़ी लर्निंग थी नोएडा की, वो थी एज इंचार्ज डीएम नोएडा ड्यूरिंग भट्टा पारसौल। भट्टा पारसौल में लैंड एक्विजिशन को लेकर एक बहुत ही बड़ा लॉ एंड ऑर्डर एजिटेशन हुआ, और उस दौरान मेरे पास डीएम नोएडा का चार्ज था। और बहुत ही अलग एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, जिसमें कि पूरे देश विदेश के नेता आ रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल प्रेस है, नेशनल प्रेस है, जो कि उस इवेंट को कवर कर रहा है, और बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट धरना दे रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं। तो वो पूरा प्रोसेस भी अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टाइम था। सोने का टाइम नहीं होता था, खाने का टाइम नहीं होता था ये, और टॉयलेट्स का एक्सेस नहीं होता था। एज ए लेडी ऑफिसर वो बहुत बड़ा चैलेंज था पहले 2-3 वर्ष। बट उससे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हुई। कहीं ना कहीं आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है क्राउड को डील करने का, क्राउड को मैनेज करने का। उसके बाद मेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुझे डीएम का चार्ज मिला बांदा में। और बांदा अगेन ये समझा जाता था कि डकैती इन्फेस्टेड एरिया है, वहाँ डकैत घूमते हैं और बहुत मुश्किल चार्ज है। और बुंदेलखंड में कुछ है नहीं। बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत दुख भी जाहिर किया कि आपकी बुंदेलखंड पोस्टिंग हुई। बट मेरा ये मानना है कि बुंदेलखंड ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया, क्योंकि मैंने देखा कि लोग विषम परिस्थितियों में भी बहुत संतोष के साथ जीते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर भी लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ एक क्राइम इन्फेस्टेड पॉकेट्स थी जिस पे पुलिस भी काम करती थी, हम भी काम करते थे, लेकिन अधिकांश लोग बहुत अच्छे थे। और बहुत सारे चैलेंजेस थे डेवलपमेंट के, शिक्षा पहुंचाना, राशन बंटवाना, वो सारी चीज़ें बुंदेलखंड में सीखी। उसके बाद डीएम उन्नाव के रूप में कार्य किया।
फिर मैटरनिटी लीव लेने के बाद मैं जब ज्वाइन किया तो मेरी तैनाती हुई उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ पर IAS PCS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, जिसके साथ मैं पिछले 12 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरी तैनाती के दौरान मैंने IAS और PCS के प्रशिक्षण को कंडक्ट किया। जिस तरीके से हम LBS एकेडमी में नेशनल लेवल की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही IAS और PCS ऑफिसर्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है स्टेट के बारे में, कि हमारे राज्य की क्या परिस्थितियाँ, हमारे राज्य के क्या नियमावली है, क्या नियम है, क्या कानून है। ये सारी प्रशिक्षण स्टेट ATI में दिया जाता है। और पिछले 12 साल से मेरी वहाँ से तैनाती के बाद मैं जिस भी पोजीशन पे गई, बट मैं IAS PCS के बैचेस के साथ जुड़ी रही, जिससे कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि आज की तारीख में जो लोग आ रहे हैं वो क्या आउटलुक लेकर आ रहे हैं, या बहुत सारी भ्रांतियाँ जो हमारे बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में होती हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यंग ऑफिसर्स के साथ काम करने का। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था निदेशक के रूप में, और वन ऑफ द बिगेस्ट फंडेड, गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम था पूरे देश का। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि 2015 में जब मैं निदेशक थी तब सर्व शिक्षा अभियान का बजट 20,000 करोड़ था। तो 20,000 करोड़ के बजट वाले एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना और उसको ओवरसी करना, उसमें छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ पे काम करना, अगेन वो एक अलग तरीके का चैलेंज था, बहुत ही व्यापक स्तर का चैलेंज था उस टाइम पे। उसके बाद मैंने विशेष सचिव वित्त के रूप में भी काम किया, जिसमें मैंने, और वो पोजीशन मैंने मांगी थी क्योंकि मुझे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का बजट कैसे बनता है, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं, बजट कैसे रिलीज़ होता है। मैं हमेशा एक अर्थशास्त्र की बैकग्राउंड के साथ मैं ये जानना चाहती थी कि सरकार में एक्चुअली बजट कैसे इम्प्लीमेंट होता है। वित्त में काम करने के बाद मेरी तैनाती हुई DM पीलीभीत के रूप में। और पीलीभीत बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है तेराई का, बहुत ही उपजाऊ डिस्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छा चावल और गेहूं का उत्पादन होता है। बट जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था टाइगर अटैक्स कि निरंतर बहुत बड़ा वन क्षेत्र है जिसमें कि गांव के लोग अक्सर चले जाते हैं या तो कुछ छोटे मोटे फल सब्जी उठाने या वहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं, और जो हमारा बाघ है वो उन पर अटैक कर देता है, और जिसमें बहुत लोगों की जान गई। कुछ 15-16 लोगों की जान मेरे 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान गई। तो वो बार बार एक लॉ एंड ऑर्डर का पॉइंट भी बनता है, और एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ भी रहता है कि कैसे हम ये इंश्योर करें कि वन्य जीव भी सुरक्षित रहें और हमारे लोग भी सुरक्षित रहें। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिस पे कि काम किया, लोगों को एजुकेट किया, उन लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, टॉयलेट्स की, गैस की, जिसके लिए लकड़ी लेने जाते थे जंगल में या टॉयलेट्स के लिए जाते थे, इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जिससे कि लोगों को जंगल में जाने की ज़रूरत कम पड़े और अटैक्स कम हो सके। और कहीं ना कहीं वो अटैक्स फेस करने के बाद जैसे ही मेरी DM सीतापुर के रूप में तैनाती हुई वर्ष 2018 में, तो मैंने देखा एक डॉग्स का, कुत्तों का एक गिरोह था जो कि छोटे छोटे बच्चों को अटैक कर रहा था, और वो बच्चों को मतलब मार दे रहा था, उनकी पूरी स्किन खा जा रहा था, उनकी मसल्स खा जा रहा था। तो ऐसे 8-10 इंसिडेंट हुए, और वो बहुत ही विषम परिस्थिति थी हमारे सामने, क्योंकि जब हम इस कार्य पे काम कर रहे थे कि बच्चों की जान कैसे बचाई जाए, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे डॉग्स को पकड़ना था और उनको एक फैसिलिटी तक पहुंचाना था जहां पर कि उनका उपचार हो सके। बट इस दौरान पूरे विश्व से इतने सारे लोगों का बैकलैश था कि हम पेट्स के अगेंस्ट, आपको डॉग्स के अगेंस्ट कुछ नहीं करने देंगे। तो हमारे सामने प्रश्न ये था कि हम डॉग्स को बचाएंगे या हम बच्चों को बचाएंगे। तो किसी बहुत ही समझ बूझ के साथ, बहुत ही सभी लोगों को एक साथ लेकर, सभी NGOs को एक साथ लेकर हमने वो प्रॉब्लम को धीरे धीरे एड्रेस किया। वो सारे डॉग्स को फैसिलिटीज़ तक पहुंचाया जहां पर उनका उपचार किया जा सके, जहां पर उनको एक अलग किया जा सके उनके गिरोह के साथ, और ऐसे बच्चों की जो जान जा रही थी उस एपिसोड को ख़त्म किया। तो इस दौरान ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था अपने आप में। मैंने भट्टा पारसौल के बाद एक बार फिर से इंटरनेशनल मीडिया और पूरे दुनिया से आपको लोग क्वेश्चंस लिख रहे हैं, अब आपको बहुत सारे ख़राब चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं क्योंकि सब लोग अपने अपने ओपिनियन लिख रहे होते हैं। उस सब से आगे बढ़कर आपको डिलीवर करना होता है फील्ड पे, ये सीखा। कुछ समय कोविड के दौरान फैमिली के लिए मैंने ब्रेक लिया, बच्चों के साथ और माता पिता के साथ रह पाने के लिए, क्योंकि बहुत विषम परिस्थिति थी हमारे पारिवारिक फ्रंट पर भी। और फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया एज निदेशक नागरिक पंजीकरण और जनगणना कार्य। उस समय पर यह सोचा जा रहा था कि जनगणना शीघ्र ही होगी, बट कोविड हो गया एंड जनगणना को डिले हो रही है, आगे आने वाले जो भी निर्णय होगा सरकार का।
इस दौरान मुझे ये समझ में आया कि एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पे शायद कभी काम नहीं हो पाता है जनगणना जब चल रही होती है, वो ये होता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी ये चैलेंज है कि अगर आपको अपना जन्म या मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो आपको कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे। और मैंने देखा कि बहुत सारा स्टडी करने के बाद बहुत सारे अलग अलग विभागों के साथ हमें काम करना था। एक तरफ अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हमारे शहरी निकाय हैं, एक तरफ पंचायती राज डिपार्टमेंट, एक तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट, बट एक बहुत बड़ी संख्या जैसे कि 36 से 40 लाख जन्म हमारे सरकारी अस्पतालों में हो रहे हैं। और जैसे ही ये महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनका डेटा कलेक्ट करने लग जाता है नेशनल हेल्थ मिशन का एक ऐप, जो हमारी आंगनवाड़ी आशा के माध्यम से, मंत्रा करके एक ऐप है, मां नवजात ट्रैकिंग ऐप, जिसमें कि ऐसी गर्भवती महिलाओं का डेटा कलेक्ट होने लग जाता है कि अब इनका शिशु आने वाला है। जब शिशु आता है तो वो उसको डिलीवरी मार्क करते हैं। मुझे ये समझ में आया कि अगर उस डेटा को हम उस ऐप से उठा लें, वो 14 ऐसी फील्ड जो कि जन्म प्रमाण पत्र में चाहिए होती हैं, और उसको ऑटोमेटिकली हम जो हमारा जन्म प्रमाण पत्र का CRS प्रणाली है उसमें प्लग कर दें, इन दोनों को अगर लिंक कर दिया जाए तो हम डिस्चार्ज से पहले ही किसी भी नवजात शिशु के अभिभावकों को उसका जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। और ऐसे 40 लाख बर्थ्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने हमारी जनगणना कार्य की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने से हमने सहयोग प्राप्त करके एक API डेवलप किया, जो कि वर्तमान में संचालित है बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में, जिसमें जैसे ही कोई डिलीवरी होती है वो डेटा हमारे सर्वर पे पुश कर दिया जाता है, CRS सर्वर पर, और वो एक सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र के रूप में विकसित हो जाता है, जिसको रजिस्ट्रार साइन करके माता पिता को दे देता है। तो ऐसे ऑलरेडी 6 लाख से अधिक प्रमाण पत्र हम जारी कर चुके हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है, आपका जन्म प्रमाण पत्र है, वो आपका पहला विधिक दस्तावेज है, वो आपका अधिकार है, वो सरकार को जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना दायित्व है। वो डिमांड बेस्ड सर्विस नहीं है, वो आय जाति निवास प्रमाण पत्र नहीं है कि कोई आवेदन करेगा तब हम उसको उपलब्ध कराएंगे। वो दायित्व है कि हम आपको देंगे जैसे ही आपका जन्म या मृत्यु इस क्षेत्र में हुई। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक बहुत बड़ा गैप ब्रिज किया कि अगर माँ बाप अनपढ़ हैं या माँ बाप जल्दी चले जाते हैं हॉस्पिटल से, तो उनको दोबारा ना आना पड़े और उनको ये प्रमाण पत्र हम डिस्चार्ज से पूर्व उपलब्ध करा दें। तो वर्तमान में हम यही प्रणाली निजी जो हमारे चिकित्सा संस्थान है उसमें भी लागू करने के लिए प्रयासरत हैं।